हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। भारत की स्वतंत्रता और भारत के स्वयं के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया लगभग एक साथ शुरू हुई, या ये कहें कि दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होकर आगे बढ़ी। अगर केवल भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो ये स्वतंत्रता ब्रिटिश सरकार के अचानक हुए हृदय परिवर्तन का परिणाम बिल्कुल नहीं थी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता 1945 में आए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा तय की गई। वर्ष 1914 और 1939 इन 25 वर्षों के कालखंड में हुए दो विश्व युद्धों ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। ऐसे में एक ऐसी वैश्विक संस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी जो सभी देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और शांति की रक्षा कर सके। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार सामने आया। 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड 15 अक्टूबर 1945 को चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां संस्थापक देश बन गया। 24 अक्टूबर 1945 को सबकी सहमति के बाद यूएन चार्टर लागू कर दिया गया। If we had had this charter a few years ago, and above all the will to use it, millions now dead would be alive. If we should falter in the future in our will to use it, millions now living will surely die. Now there's a time for making plans, and there's a time for action. The time for action is here now. संयुक्त राष्ट्र संघ ने औपनिवेशिक सोच को दोनों विश्व युद्धों का कारण बताया और कहा कि जब तक विश्व के अलग अलग देशों में चल रहा औपनिवेशिक शासन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर बेमानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इसी निर्देश से भारत की स्वतंत्रता का भी रास्ता साफ हो गया। The United Nations were obliged to unite in war to preserve their common freedom. The United Nations are now committed to remain united in order to preserve their common peace. We won the war by fighting together. We must now preserve the peace by working together. 1935 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया तो 1936 में कांग्रेस के लखनऊ में कांग्रेस ने उसका विरोध कर दिया 36 में, और उन्होंने कहा भाई संविधान हम अपना बनाएंगे। 39 में एक बार फिर उस पर चर्चा हुई। 40 में जब युद्ध चल गया, अब देखो इसको, ये जो भारत की आजादी, इसको आप वर्ल्ड वॉर से हर जगह कनेक्ट करिए तो क्लियर होता चला जाएगा। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह स्वीकार कर लिया कि आप अपना संविधान बनाएंगे, आप स्वराज्य की तरफ जाएंगे। 42 में क्रिप्स मिशन आता है और वो स्वराज्य की बात करता है, स्वतंत्रता की बात नहीं करता, स्वराज्य की बात करता है। यानी कि वो इस समय हमको प्रलोभन दे रहे हैं, हमारी लीडरशिप को, कि भाई वर्ल्ड वार चल रहा है, हमारा सहयोग करो, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो हम वर्ल्ड वार में, भारत सबसे बड़ा एलाइज है और भारत की सेना ही लड़ रही थी एक्चुअली वर्ल्ड वार। तो
वहां जो वर्ल्ड वार चल रहा है उसमें तो सेना हमारी लड़ रही थी, सबसे बड़े कंट्री हम थे उनके पास और सबसे सशक्त कंट्री हम थे, इसलिए सेना हमारी। और भारत में अगर डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो उनका तो वर्ल्ड वार ही खराब हो जाएगा। इसलिए वो आपको प्रलोभन दे रहे हैं कि हाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन, चलो हम सहमत हो गए, आप बना लो, आप स्वायत्त सरकार बनाना चाहते हो, हम चलो एग्री हो जाएंगे उस पर। लेकिन 45 हो गया, आते आते खिंचते खिंचते 45 हो गया, यूएन चार्टर बन गया, यूएन चार्टर पर सहमति बन गई, सॉवरेंटी, ये जो उपनिवेशवाद है वो खत्म होना है, ये तय हो गया। अब इंतरिम गवर्नमेंट यहां बननी है क्योंकि बाइबल पॉलिटिकल अथॉरिटी को ट्रांसफर होनी है सत्ता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्पष्ट कर दिया कि वही देश यूएन चार्टर का हिस्सा हो सकते हैं जो औपनिवेशवाद से बाहर हों। यही नहीं, यह जानने के लिए कि दुनिया के सारे गुलाम देश स्वतंत्र हो गए हैं या नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में एक प्रस्ताव भी लाया। इसके साथ यूएन ने यह भी तय किया कि किसी भी देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता तो कायम रखी ही जाए, साथ ही किसी अन्य देश के आंतरिक मामले में कोई देश हस्तक्षेप न कर पाए। यूएन चार्टर के कारण ब्रिटिशर्स को भारत में न केवल भारतीयों के स्व के शासन, साथ ही स्वयं के संविधान की प्रक्रिया भी चलानी पड़ी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही 1946 के चुनाव करवाए गए। चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए और इस आधार पर तय हो गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ही वायसराय की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष होगा। मौलाना आजाद 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इतने लंबे समय तक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने के पीछे एक कारण भारत छोड़ो आंदोलन भी है। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता जेल में थे, इसलिए मौलाना आजाद को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखा गया। मौलाना आजाद कुछ और समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहना चाहते थे। इसकी वजह थी कि 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के अंतर्गत बनने वाली वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष ही बनने वाला था और बाद में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष ही स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री होने वाला था। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि मौलाना आजाद का कांग्रेस अध्यक्ष पद के रूप में कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि गांधी जी की इच्छा नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की थी। लेकिन मौलाना आजाद की कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने की इच्छा को एक समाचार पत्र ने समाचार के रूप में छाप दिया। इस समाचार से गांधी जी खिन्न हो गए और इस समाचार पत्र की कटिंग को संलग्न करते हुए गांधी जी ने मौलाना आजाद को एक पत्र लिख दिया। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि किसी भी एक व्यक्ति को लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता था कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आपका कार्यकाल भी ना बढ़े। अपनी राय को तो मैंने सार्वजनिक नहीं किया था, हाँ, लेकिन पूछे जाने पर वर्किंग कमेटी के कुछ सदस्यों को अपनी राय मैंने बताई थी। लेकिन आपका नाम लेकर समाचार पत्रों में छपी हुई खबर को देखकर मुझे दुख हुआ। संभवतः आपने समाचार पत्रों में ऐसी कोई बात तो नहीं की होगी, उन्होंने चर्चा के आधार पर ये खबर छाप दी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप छपी हुई खबर पर अपना स्टेटमेंट जारी करें और कहें कि आपका फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का कोई इरादा नहीं है। गांधी जी की पसंद नेहरू थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाना चाहती थी। कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता आचार्य कृपलानी का भी मानना था कि पटेल महान प्रशासक, संगठनकर्ता और जमीनी नेता थे। पार्टी को इसका एहसास था
कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू की तुलना में सरदार पटेल की भूमिका कहीं शानदार थी। आम जनता के दिलो दिमाग में भी सरदार पटेल छाए हुए थे। ये ही कारण है कि 15 में से 12 प्रदेश कमेटियों ने अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव किया। दूसरी तरफ गांधी जी की इच्छा के बाद भी नामांकन की आखिरी तारीख तक नेहरू के पक्ष में एक भी कमेटी का प्रस्ताव नहीं आया। कांग्रेस की 2 प्रांतीय कमेटियां आचार्य कृपलानी के पक्ष में भी थीं, जबकि एक ने किसी को भी मत नहीं दिया था। यानी नेहरू के पक्ष में कांग्रेस की कोई भी प्रांतीय कमेटी नहीं थी। इसके बाद भी आचार्य कृपलानी ने गांधी जी की नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की इच्छा वर्किंग कमेटी के सदस्यों के बीच रखते हुए नेहरू के नाम का प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ा दिया। आचार्य कृपलानी ने एक दूसरा ड्राफ्ट सरदार पटेल की ओर बढ़ाया, जिसमें लिखा था कि अब जवाहरलाल नेहरू निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, सिर्फ आपके हस्ताक्षर बाकी हैं। पटेल ने ये ड्राफ्ट गांधी जी को दिखाया और प्रश्नवाचक आंखों से गांधी जी को देखा। गांधी जी ने पटेल की जगह नेहरू को देखते हुए एक बात कही। हमने ये तय किया था कि कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियां मत देकर कांग्रेस का अध्यक्ष चुनेगी। 15 में से 12 प्रांत कमेटियों ने अध्यक्ष पद के लिए सरदार के नाम का प्रस्ताव किया है। 2 ने आचार्य कृपलानी का, लेकिन जवाहर के नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रांत की कमेटी ने नहीं किया है। हाँ, वर्किंग कमेटी ने अवश्य जवाहर के नाम का समर्थन दिया है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी प्रोविंशियल इलेक्शन से होगी और जो इंतरिम सरकार का प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो भी प्रोविंसेस से आएगा। यानी कि प्रोविंसेस चुनकर तय करेंगी कि मेरा प्रधानमंत्री कौन होगा। अब उसको हमने कहा कि भाई कांग्रेस सब जगह शासन कर रही थी, या तो कांग्रेस थी या मुस्लिम लीग थी, तो कुछ लोग उसको कहते हैं कांग्रेस ने तय किया। मैं कहता हूं कि उस समय प्रोविंशियल हेड जो बना उसने ये विषय आगे निकाला। अब वो प्रकरण हमने सबने सुना है कि भाई 15 स्टेट हुआ करते थे, 15 प्रोविंस हुआ करती थी। 15 प्रोविंस चुनकर आई और 15 प्रोविंस में से 12 ने सरदार पटेल को चुना, 3 एब्सेंट हो गए। बाद में वो गांधी जी की वीटो इस्तेमाल हुई और वीटो इस्तेमाल करके इनको चुना गया। और उसका कारण कुछ लोग ये बताते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़्यादा नज़दीक थे नेहरू जी, तो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा भी हो सकता दिमाग में रहा हो कि भाई सत्ता आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक हैं। पटेल ज़्यादा नज़दीक नहीं है, पटेल 100% राष्ट्रवादी हैं, 100% केवल देसी हैं इसको कह लीजिए, और वो थोड़े चार्मिंग हैं। तो ये कोई भी इंटरप्रिटेशन करने वाले अलग अलग करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर गांधी जी की वीटो इस्तेमाल हुई और प्रधानमंत्री नेहरू जी बन गए 16 मई और 2 सितंबर। और इस प्रकार वो बन गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई थी। तो हमने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक, फिर हमने यहां पर चुना एक एडवाइजर BN राव को कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइजर कौन होगा। तो BN राव एडवाइजर चुने गए। जब सब तैयारी होगी तब पहली बैठक हमने 9 दिसंबर 1946 को बिठाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इंतरिम सरकार और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साथ साथ चली हैं। वो अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक की हुई, उससे पहले तैयारियां बहुत कुछ हुई, चुनाव हुए, अलग अलग व्यक्ति चुने गए, कमेटियां चुनी गई, तमाम तरह के जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी हुई और पहली बैठक फिर हमने 9 दिसंबर 1946 को कर ली। गांधी जी के ये कहने के बावजूद नेहरू खामोश खड़े रहे। उनकी इस खामोशी को गांधी जी समझ गए कि शीर्ष क्रम में उन्हें दूसरे स्थान पर रहना स्वीकार नहीं है। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के लिए ड्राफ्ट सरदार पटेल की ओर आगे बढ़ा दिया और सरदार पटेल ने बिना किसी देरी के उस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कर दिए।
सरदार पटेल के लिए काम कोई नया नहीं था। 1929 और 1939 में भी उन्होंने गांधी जी के आदेश का पालन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले लिया था। अंततोगत्वा अंतरिम सरकार का गठन हो गया। भारत के लोगों और कांग्रेस के प्रांतीय कमेटियों की पहली पसंद होने के बाद भी सरदार पटेल अंतरिम सरकार में दूसरे पद पर आसीन हो गए। उधर ना हां करते हुए अंतरिम सरकार में शामिल होने वाली मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1946 में हुई संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया और इस बार भी कारण था अलग पाकिस्तान की मांग। हमें ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मंजूर नहीं है जिसमें मुसलमानों का कोई अख्तियार ना हो। हमारे हुकूक, हमारा मजहब, हमारी तहजीब तभी महफूज रहेंगे जब हमारा अलग मुल्क होगा, हमारा खुद का आईन होगा। मैं मोहम्मद अली जिन्ना इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पुरजोर मुखालफत करता हूं। संविधान सभा की बैठक में शामिल न होने के मोहम्मद अली जिन्ना के ऐलान से संविधान सभा की संवैधानिकता पर सवाल उठने लगे, लेकिन इसकी परवाह किए बिना 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने संविधान निर्माण के लिए अवधारणा और मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्थापित किया। प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा सबसे पहले भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करेगी, जिसमें सभी क्षेत्र स्वायत्त रहेंगे और अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूअल पावर उनके पास रहेंगी। मुस्लिम लीग के 99 मेंबर मुस्लिम लीग से 93 या 99 थे, तो उन्होंने, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन 90 से ऊपर थे। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए जो पहली बैठक होती है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नहीं है, वो एक्सेप्ट मुस्लिम लीग है। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हुई और ये विरोध करते रहे, सरकार में रहते हुए विरोध करते रहे और माउंटबेटन ने जैसे ही जून में, ये 3 जून प्लान जो हम कहते हैं, 3 जून 1947 को घोषणा करी कि भाई हम पार्टीशन थ्योरी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अब पानी बहुत बह चुका था। इटली भी समझ चुके थे कि भारत पर शासन या किसी भी कंट्री पर शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूएनओ उधर एक तरफ टाइट है, यूएनओ लगातार वो टाइट था और वो स्पेस नहीं दे रहा था कि किसी भी तरह से किसी कंट्री में घुसा जाए। तो उनको भी समझ में आ गया था कि इसमें घुसा नहीं जा सकता, तो माउंटबेटन ने 2 नेशन थ्योरी स्वीकार कर ली। 2 नेशन थ्योरी जिस दिन आई उसके बाद की बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए। ये वही हुआ कि हम जब सरकार बनी तो जिन्ना ने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, उसने डायरेक्ट एक्शन ले लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर उसने कहा आप शामिल हो सकते हैं, लूज फेडरेशन है, हम कर लेंगे। वैसे ही जो सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों ने भी यही किया कि हमें संविधान नहीं, पाकिस्तान चाहिए, और जिस दिन पार्टीशन थ्योरी आ गई उस दिन वो उसमें आ गए। और मजे की बात यह है कि एक बड़ी संख्या पूरे संविधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल रही। जो कह रहे थे हमें सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, संविधान नहीं चाहिए, वो लोग संविधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल रहे। और मजे की बात यह है कि अपना अपना रोल यहां प्ले करने के बाद धीरे से पाकिस्तान चले गए। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 600 साल पुरानी ब्रिटिश पार्लियामेंट से सिर्फ 6 दिन पुरानी भारत की संविधान सभा पर जोरदार आक्रमण कर संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कह दिया। This so-called Sanvidhan Sabha
cannot be called a constituent assembly in any way. It is merely a gathering of Hindus of India in which there is neither representation of minorities nor any consideration for them. लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए। उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने का काम सौंपा। मई 1947 में माउंटबेटन ने एक योजना बनाई और जिसके तहत उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए और फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दी जाए कि संविधान सभा में वो शामिल होना चाहते हैं या नहीं। इस योजना का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस के विरोध के चलते योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद वायसराय ने एक और योजना बनाई जिसे 3 जून योजना भी कहा गया। यह योजना भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम योजना साबित हुई। इस योजना में अलग पाकिस्तान के निर्माण की घोषणा कर दी गई। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। और आश्चर्य की बात यह कि जैसे ही भारत के विभाजन की घोषणा हुई, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा की बैठकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।